माया ने ज़ोरो का घर पूरी तरह तबाह कर दिया था। उन सभी की गोलियां खत्म हो चुकी थी। माया ने घर को खंडहर बना दिया था। घर पूरी तरह आग में झुलस रहा था। सब मान बैठे थे कि ज़ोरो मर चुका होगा, पर माया उसकी लाश को देखे बिना किसी फैसले पर आना नहीं चाहती थी। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, जाओ उसकी तलाशी लेकर आओ। माया के आदेश पर 4 निंजा घर के अंदर घुसे। माया कुछ देर बाहर ही इंतजार कर रही थी कि तभी चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। माया तुरंत समझ गई कि ज़ोरो अभी तक जिंदा है। वो अपने बंदूक को लेकर घर की तरफ बढ़ी रही थी कि घर की आग और धुएं में उसे एक परछाई दिखी जिसके हाथ में एक तलवार थी। ये देख माया और उसके साथियों ने कटाना निकाल ली। तभी वह परछाई बाहर आई तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो परछाई असल में माया के ही एक निंजा की थी जो ज़ोरो की लाश लेने गया था, पर अब वो लौटा तो सिर्फ उसका शरीर ही चल रहा था। शरीर से सिर गायब था, जिसे देख सबके होश उड़ गए। वो निंजा जमीन पर गिर पड़ा। धुएं को चीरता हुआ ज़ोरो अपने हाथों में उसी निंजा का सिर घुमाते हुए बाहर आया। उसकी तलवार खून से सनी हुई थी। उसने निंजाज के काले कपड़े पहने हुए थे। बाकी सभी निंजाज ज़ोरो को देखते ही डर से कांपने लगे थे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उनकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई थी, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। पर उन्होंने भूत तो नहीं, लेकिन यमराज के दूत को जरूर देख लिया था। माया ने जब ज़ोरो के चेहरे को देखा तो उसका भी दिल एक पल के लिए थम सा गया। ज़ोरो के चेहरे पर काली स्याही से कुछ जापानी शब्द लिखे हुए थे। ये निंजाज में एक प्राचीन प्रथा थी। जब कोई निंजा फिर से निंजा की दुनिया में कदम रखता था तो वो अपने पूरे शरीर पर अपने दुश्मनों का नाम लिखता था, जिन्हें वो मौत के घाट उतार देने वाला होता था। वही कुछ पंक्तियां भी लिखता है जो उसके जीवन को दर्शा रही होती थी। इस सेरेमनी को दाइनी नो जिनसेई कहा जाता था, जिसे सेकंड लाइफ सेरेमनी भी कहा जाता है। ज़ोरो ने भी अपने पूरे शरीर पर अपने दुश्मन के नाम लिखे हुए थे। इस रूप में ज़ोरो को देख माया को अपने हाथ की हथेली में पसीना महसूस हो रहा था। उसके पैर कांपने लगे थे। तभी ज़ोरो ने वो कटा हुआ सर बाकी निंजाज की तरफ फेंक दिया। जैसे ही उसने उस कटे सर को उछाला, डर के मारे बाकी सभी निंजाज 2 कदम पीछे हट गए। कुछ के मुंह से चीख निकल गई। ये खौफ था ऑनर ऑफ डेथ का। ज़ोरो ने माया की तरफ देखा। कैसी हो माया? एक समय था जब माया इस आवाज से बेहद प्यार करती थी, पर आज वही आवाज पिघलते हुए कांच के जैसे उसके कानों में समा रही थी। ज़ोरो की आवाज ने माया में फिर से नफरत भर दी। बस तुम्हें मारने के लिए जिंदा हूँ। जब तक मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग नहीं कर देती तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तुम्हारे सपने काफी अच्छे हैं, पर ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए जो कभी पूरे ना हो, वरना दिल टूट जाता है। माया ने अपनी म्यान से कटाना निकाल ली और लड़ने की पोजीशन में आ गई। उसने तलवार को हवा में घुमाया। मैं मास्टर लेंग की बेटी हूँ। मुझे सपने को हकीकत में बदलना अच्छे से आता है। ज़ोरो ने भी अपनी म्यान में रखी कटाना के हैंडल पर हाथ रखा, जैसे वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो। चलो देखते हैं, बस अपनी पूरी कोशिश करना। अगर तुम जरा भी चूक गए तो अपने पिता के पास पहुंच जाओगे। कोगे की। माया ने जापानी में आक्रमण करने का आदेश दिया। उसका ऑर्डर पाते ही सभी निंजाज ज़ोरो की तरफ भागे। ज़ोरो ने बिजली की रफ्तार से अपनी म्यान से कटाना निकालकर उन निंजाज की तरफ फेंकी। कटाना सीधा निंजाज के बीचों बीच पहुंची। उन निंजाज ने उस तलवार को देखा कि तभी बिजली की रफ्तार से ज़ोरो ने कटाना पकड़ी और निंजाज पर टूट पड़ा। माया भी ज़ोरो से लड़ने के लिए बढ़ी रही थी कि तभी ज़ोरो ने अपनी कटाना के हैंडल पर लगा बटन दबाया तो उस हैंडल में से एक छोटी सी लोहे की स्टिक बाहर निकली। वो अभी हवा में ही थी कि तभी ज़ोरो ने 360 डिग्री घूमकर उस स्टिक के छोर पर कटाना से वार किया। जैसे ही कटाना स्टिक के छोर से टकराई, वो स्टिक एक भाले में बदल गई और सीधा माया के कंधे के कपड़ों को चीरते हुए ट्रक के कंटेनर में जा घुसी। उसी के साथ माया भी उस कंटेनर पर जैसे चिपक सी गई थी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। ज़ोरो एक एक करके अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारने लगा था। निंजाज ज़ोरो से लड़ जरूर रहे थे, पर उनके दिल में ये डर भी था कि अगर वो जरा भी चुके तो आज उनकी मौत पक्की है। और ज़ोरो उनकी सोच को हकीकत में तब्दील करते जा रहा था। वो अब खुखार जानवर बन चुका था। निंजाज भी उसे कड़ी टक्कर दे रहे थे, पर ज़ोरो की रफ्तार के आगे कोई निंजा टिक नहीं पा रहा था। उसने सभी को मौत की नींद सुला दिया। उसने अपने दस्ताने की तलवार पर लगे खून को एक झटके से साफ किया। यही ज़ोरो की खासियत थी कि जब भी वो युद्ध के मैदान में उतरता तब वो कोई रहम नहीं दिखाता था। वो बस अपने दुश्मन को मौत ही गिफ्ट करता था। ज़ोरो सही मायने में एक जाबाज निंजा था। तभी माया उस भाले के शिकंजे से बाहर निकली। उसकी ब्लैक शर्ट फटकर भाले में ही फंसी रह गई। माया अब केवल स्पोर्ट्स ब्रा में थी।
उसका फिटनेस फ्रिक कसा हुआ शरीर दिख रहा था, पर माया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने कटाना पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई। जोरो माया को निहार रहा था। असल में जोरो उसके शरीर के घाव को गिन रहा था, पर तभी उसके चेहरे पर एक सवाल नजर आया। वो कुछ पूछने ही जा रहा था कि माया उस पर टूट पड़ी। जोरो ने उसकी कटाना को अपने पैरों से रोक दिया। निंजाज के जूतों के सोल लोहे से बने हुए थे, जिससे वो कटाना को पैर से रोक सकते थे। तुम्हारे जिस्म पर तो 11 निशान थे ना, ये 2 निशान और कहां से आ गए? किसी नए मिशन पर गई थी क्या? तुम्हें मेरे शरीर के निशान के बारे में बहुत कुछ पता है। तभी माया ने एक झटका दिया और जोरो हवा में ही गुलाटियां मारते हुए दूर जाकर खड़ा हो गया। माया ने उसी समय दूसरी कटाना भी निकाल ली। वो दोनों हाथों से तलवारबाजी जानती थी। वो अपनी दोनों हाथों में तेजी से कटाना घुमाने लगी। जोरो ये देख मुस्कुराया। तो आखिरकार तुमने दोनों हाथों से कटाना चलाना सीख ही लिया। हाँ, ये सब मैंने तुम्हें मारने के लिए सीखा है। माया ने जोरो पर हमला बोल दिया। वो दोनों तलवारों से एक के बाद एक वार कर रही थी। उसकी तलवारबाजी की रफ्तार इतनी तेज थी कि जब तलवारें आपस में टकरा रही थी तो चिंगारियां निकल रही थी। माया ने अपने गुस्से को अपनी ताकत में बदल दिया था। वो जोरो को मौका नहीं देना चाहती थी। जोरो भी अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा था। वो माया के हर एक वार से आसानी से बच रहा था। तभी माया ने एक कटाना जोरो पर फेंकी। जोरो जंप लगाकर उससे बचा ही था कि तभी उसने देखा कि माया की दूसरी तलवार जिसे वो थामे हुए थी वो ठीक जोरो के सीने पर थी। माया ने तलवारबाजी के साथ दिमाग का इस्तेमाल किया और ऐसी चाल चली जिसमें जोरो अब फंस चुका था। माया ने जोरो के सीने पर वार किया और कटाना से जोरो के सीने पर एक लकीर खींच दी। जोरो धड़ाम से नीचे जा गिरा। माया जब वापस मुड़ी तो जोरो जमीन पर ही गिरा हुआ था। वो अभी उठकर खड़ा भी नहीं हो पाया था कि तभी माया ने उस पर फिर से वार कर दिया। तभी टिंग की आवाज आई। माया ने अपना हाथ देखा तो उसमें एक बैंड बंधा हुआ था। दरअसल जब माया जोरो पर वार कर रही थी, जोरो अपनी दूसरी चाल की प्लानिंग कर रहा था। उसने माया के हाथ में बैंड पहना दिया था। उस बैंड में से एक धारदार लोहे की रस्सी निकली और जमीन में घुस गई, जिससे माया अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। जोरो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने माया की तरफ देखा। बहुत खूब, मानना पड़ेगा कि अब तुम सच में मास्टर लाइन की बेटी हो, पर तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि तुम किससे लड़ रही हो। माया खुद को उस बैंड की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तुम्हें पता है इस बैंड की एक खासियत है, तुम जितनी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करोगी, ये बैंड तुम्हें उतना ही ज्यादा जकड़ेगा। माया ये सुन और भी ज्यादा तमतमा उठी। तभी जोरो ने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला और एक बटन दबाया। उस बैंड ने माया का हाथ छोड़ दिया। माया ने अपनी कटाना पकड़ी और उसकी तरफ भागी। तभी जोरो ने एक साथ 5 शुरिकेन को फेंके। माया उन शुरिकेन को अपनी कटाना से रोक रही थी। तभी उसने देखा कि जोरो के हाथ में कुशारी फंदो थी। ये लोहे से बनी हुई चेन होती थी जो रस्सी की तरह लंबी होती थी। उसके छोर पर 2 लोहे के बड़े बड़े 2 से 3 किलो के लोहे के बिस्किट बने हुए थे। कुसारी फंदों की चेन कटाना की धार से टकराई तो कटाना की धार में क्रैक आने लगे। जोरो कुसारी फंदों को अच्छी तरह से घुमा रहा था जिससे कटाना पर क्रैक हो और धार और ज्यादा खराब हो। तभी उसने कुसारी फंदों का छोर माया के सर पर दे मारा। माया के हाथ से कटाना छूट गई। जोरो ने उसी कटाना पर पैर रखा और अपने शरीर को हवा में उछाल दिया। माया के गले में वो हथियार पूरी तरह से फंस चुका था। माया धड़ाम से नीचे जा गिरी। जोरो भी जमीन पर आसानी से लैंड हो चुका था, पर उसने अभी भी कुसारी फंदों को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। माया की सांसें उखड़ रही थी। जोरो ने कुसारी फंदों को और तेज पकड़ा जिससे माया के गले में चेन और ज्यादा कस जाए। माया की सांसें थमने लगी थी। जोरो अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाया। मैं तुम्हें एक झटके में मार सकता हूँ और तुम मेरे दोस्त अकीरा की मोहब्बत हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगली बार अच्छे से तैयारी करके आना। माया ये सुनकर हैरान हो गई थी। अकीरा मुझसे प्यार करता है? और इसी के साथ माया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो वहीं बेहोश हो गई। अकीरा और रयो अपने कमरे में लकड़ी की तलवार से प्रैक्टिस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। रयो अकीरा को हर मूव्स में मात दे रहा था। तभी रयो के फोन की घंटी बजी जिससे उसका ध्यान हट गया। इसी का फायदा उठाते हुए अकीरा ने जबरदस्त वार किया जिससे रयो के हाथ से लकड़ी की तलवार नीचे गिर गई। आप हार गए मालिक। रयो दलील करना चाहता था पर वो खामोश रहा। वो जानता था कि उसकी गलती थी। लड़ते समय कभी भी किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, वरना हार या मृत्यु के दर्शन हो सकते हैं। तुम लाजवाब हो अकीरा। मालिक, वो तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए इसलिए मुझे मौका मिल गया।
वरना आप जीत ही रहे थे। तुम्हारी सच्चाई का मैं हमेशा कायल रहा हूँ। अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो क्या तुम मुझे उसका जवाब सच्चाई से दोगे? हाँ बेशक, आप कुछ भी पूछ सकते हैं मालिक। तुम्हें क्या लगता है कि दाई का फीनिक्स बनना हम निंजास के लिए फायदेमंद होगा? बिल्कुल फायदेमंद नहीं होगा मालिक। अगर दाई फिनिक्स बना तो वो अपनी पावर भारत में ही नहीं जापान में भी फैलाएगा और वो निंजा क्लेन को पूरी तरह अपने इशारों पर नचाएगा। जब तक जोरो जिंदा है तब तक ही हमें सामुराई का साथ देना चाहिए। जैसे ही हम जोरो को मारने में कामयाब हो, हमें साथ साथ दाइसुके को भी अपने रास्ते से हटाकर आपको अगला फिनिक्स बनना चाहिए मालिक। आपको निधि रायजादा से शादी करके यहाँ के माफिया को अपने अंडर कर लेना चाहिए। ये मेरी सोच है मालिक। कमाल की सोच है तुम्हारी, पर एक दिक्कत है। हमने दाई से माया की सगाई करवा दी है और वैसे भी माया और दाइसुके एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो क्या दाई को मारना सही होगा? हम माया से क्या कहेंगे? अकीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देख रयो मुस्कुराया। क्या हुआ अकीरा, अचानक तुम्हारी जुबान पर ताला क्यों लग गया? वैसे भी मैंने और माया ने एक प्लान के तहत दाई से केवल जोरो को पकड़ने के लिए ही हाथ मिलाया था। मेरा कभी भी एक समुराई से मेरी बहन की शादी करवाने का कोई इरादा नहीं था। अकीरा ये सुनकर चौंक गया था। उसने रयो के सामने देखा। हमें जोरो चाहिए था और वो अब हमारे सामने है, तो दाई की हमें अब कोई जरूरत नहीं है। तो आज नहीं तो कल उसे मरना ही है, पर हमें थोड़ा होशियारी से काम लेना होगा। जोरो को मारने के लिए ताकत से नहीं दिमाग से काम लेना होगा। हम दाई को तब तक जिंदा रखेंगे जब तक वो जोरो को मार नहीं देता। उसके बाद हम समुराई कमांडर को मौत की नींद सुला देंगे और फिर मैं निधि से शादी करके भारत में अपना बिजनेस एक्सपैंड करूंगा। दाइसुके के मरने के बाद मैं चाहता हूं कि तुम माया से शादी करो। अकीरा ये सुन एकदम से चौंक गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने रयो को सवालिया नजरों से देखा। मैं जानता हूं कि तुम उससे प्यार करते हो। हाँ, माया को तुम्हारा प्यार समझने में थोड़ी देर जरूर लगेगी, पर वो एक ना एक दिन जरूर समझेगी। अकीरा हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रयो इस तरह की कोई बात करेगा। क्या उसे अकीरा के दिल की बात पहले से पता थी? और उसकी पीठ के पीछे रयो और माया इतना बड़ा प्लान लेकर चल रहे थे। वो कुछ कहने ही जा रहा था कि दाइसुके माया को लेकर अभी तक नहीं आया। वो जोरो को मारने तो गई थी, पर मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब हो पाएगी। कहीं जोरो उसे मार ना दे। आप माया को कम आंक रहे हैं। माया भी जोरो को कड़ी टक्कर दे सकती है और वो अपने साथ हमारे निंजास की एक टीम भी ले गई है। दाइसुके उसे लेने गया है, तो आप टेंशन ना ले। माया को कुछ नहीं होगा। अकीरा ने कहने के लिए तो कह दिया था, पर उसके मन में भी टेंशन हो रही थी। वो माया के पास जाना चाहता था, पर दाई ने जाने का फैसला लिया था, इसलिए उन्हें कोई टेंशन नहीं थी। पर दाई और माया के न आने पर अब दोनों टेंशन में आ गए थे। तभी मोबाइल की रिंग बजी। अकीरा ने अपना फोन स्क्रीन देखा तो माया का नंबर शो हो रहा था। अकीरा ने जल्दी से कॉल रिसीव की। माया कहाँ हो तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रयो ने फोन स्पीकर पर करने का इशारा किया। अकीरा ने वैसा ही किया। अच्छा, माया से इतना ज्यादा प्यार करने लगे हो कि अब उसके बगैर रहा भी नहीं जा रहा। अकीरा वो आवाज सुनकर एकदम से शॉक हो गया। वो उस आवाज को पहचानता था। जोरो, तुम्हारे पास माया का फोन क्या कर रहा है? माया कहाँ है? अरे वाह, अपने दोस्त की आवाज अभी तक नहीं भूला। इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। अपनी बकवास बंद कर। मैं पूछ रहा हूँ माया कहाँ है? रिलैक्स अकीरा, मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अभी तक मारा नहीं है। तुम्हें एक चांस दिया था तो उसे भी एक चांस तो देना बनता है, पर ये फर्स्ट और लास्ट मौका है। अगली बार मेरी कटाना तुम्हारे और माया के सीने के आर पार होगी। तुम्हारे घर की सीढ़ियों पर ही माया को सुलाकर आया। जल्दी बाहर जाओ, वरना ठंड की वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बीमार हो जाएगी। और हाँ, रियो से कहना अच्छा प्लान है। जोरो ने फोन काट दिया। अकीरा और रयो ये सुनकर शॉक हो गए। दोनों आसपास देखने लगे। दोनों को एहसास हुआ कि दोनों जब बात कर रहे थे तब जोरो वही था। आज उन्हें दीवारों के भी कान होते हैं वाली कहावत सच लग रही थी। अकीरा और रयो तुरंत भागकर बाहर आए तो माया उन्हें फर्श पर बेहोश मिली। माया अपने बेड पर सोई हुई थी। एक डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। अकीरा और रयो भी उन्हीं के पास खड़े थे। अकीरा माया को ही देखे जा रही थी, पर रयो के चेहरे पर टेंशन की लकीरें थी, क्योंकि जोरो उसका सीक्रेट जान चुका था और वो उसे अपने फायदे के लिए कैसे भी इस्तेमाल कर सकता था। तभी उसने देखा कि माया को होश आ रहा था। डॉक्टर रयो के पास आए। कोई खास इंजरी नहीं है, बस गले पर दबाव पड़ने से बेहोश हो गई थी। टेंशन की कोई बात नहीं। निंजास के मिशन में गोली लगना, तलवार के घाव या दूसरी किसी वजह से निंजास जब घायल होते थे तब वे किसी आम हॉस्पिटल में अपनी ट्रीटमेंट नहीं ले सकते थे। पुलिस और अन्य दिक्कतों के कारण निंजास ने अपने निंजास डॉक्टर रखे हुए थे, जो निंजास के घायल होने पर उनकी ट्रीटमेंट आसानी से कर पाते थे। डॉक्टर अपना काम करके वहां से चला गया। माया को होश में आते देखकर रयो और अकीरा उनके पास आए। रयो माया के बेड पर बैठा। तुम ठीक हो माया? माया ने हाँ में सर हिलाया। तुम भी नाकाम रही जोरो को मारने में।
माया दूसरी तरफ देखने लगी। निंजाज का अपने मिशन में फेल होना किसी महापाप से कम नहीं था। रयो ने अपनी बहन के सर पर हाथ फेरा। अपने गुस्से पर काबू रखना सीखो माया। जोरो कोई आम इंसान नहीं है, वो निंजास का कमांडर रह चुका है। हमें उसे मारने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाना होगा। हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है। अब तो वो फीनिक्स भी बन चुका है, तो हमें हर कदम फूक फूक कर चलना होगा। और एक और बुरी खबर है। माया ने अपने भाई की तरफ देखा। जोरो को हमारे प्रोजेक्ट किल के बारे में पता चल गया है। माया के चेहरे पर सरप्राइज और डर के भाव एक साथ आए। उसे ये सब कैसे पता चला? रयो ने माया को अकीरा और उसके बीच की सारी बातें बता दी, सिवाय शादी वाली बात को छोड़कर। आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? अब वो जरूर इसका फायदा उठाएगा। अकीरा को आज नहीं तो कल हमें सब कुछ बताना ही था, तो अकीरा को बताते वक्त जोरो यहाँ होगा ये मुझे पता नहीं था। जो हो गया सो हो गया। अब हमें प्रोजेक्ट किल की रफ्तार को बढ़ाना होगा। माया ने हाँ में सर हिलाया और अकीरा की तरफ देखा। तभी उसे जोरो की वो बात याद आ गई। मैं तुम्हें एक झटके में मार सकता हूँ, पर तुम मेरे दोस्त अकीरा की मोहब्बत हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगली बार अच्छे से तैयारी करके आना। माया के कानों में जोरो की बात अभी भी सुनाई दे रही थी। उसने अपने भाई की तरफ देखा। भाई, मुझे अकीरा से अकेले में बात करनी है। जापान के एक गांव मुझे की सड़कों पर निंजाज आर्मी हाइड माउंटेन की तरफ बढ़ रही थी। सड़कों से सटे हुए हर एक घर से निंजाज बाहर आ रहे थे और उस आर्मी में शामिल हो रहे थे। जो घर 2 मंजिलें थी, उनकी बालकनी में लोग जमा हुए थे इस आर्मी को देखने। असल में मुझी गांव निंजाज का ट्रेडिशनल गांव था। जापान के लोग इसे निंजाज का गांव भी कहकर पुकारते थे, क्योंकि यहाँ पर हर घर में एक निंजा था। निंजाज एक ही चाल में आगे बढ़ रहे थे। सभी उन्हें देख रहे थे। वहाँ भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। तभी भीड़ को चीरते हुए एक बच्चा जो करीब 12 साल का था, भीड़ में से सबसे आगे आकर खड़ा हो गया। वो निंजाज की सेना को एक लय में चलते हुए देख सरप्राइज था। सभी निंजाज हथियार से लैस थे। उस लड़के का नाम यामातो था। उसका नाम जापान के पुराने नाम पर रखा हुआ था। ये सब क्या हो रहा है? सभी निंजास कहाँ जा रहे हैं? कल रात सभी निंजास के घर रॉयल स्क्रोल आया था और उसमें रेड अलर्ट जारी कर दिया है। शायद उन्हें जोरो योशिदा मिल गया है। ये सभी हाइट माउंटेन की तरफ ही जा रहे हैं। शायद मास्टर केनन ने सभी को बुलाया है। भीड़ में से किसी ने कहा तो यामातो की आंखों में एक चमक आ गई। वो तुरंत फिर से भीड़ को चीरता हुआ बाहर निकला। वो तुरंत एक गली में पहुंचा जहां एक घर था। वो उस घर की दीवार से होता हुआ छत पर चढ़कर भागने लगा। वो घरों की छतों से कूदता हुआ जा रहा था। अंत में वो एक बड़े से मिनका हाउस के सामने था। ये जापान के ट्रेडिशनल घरों जैसा होता है। इसकी दीवारें लकड़ियों से बनी हुई होती है। यामातो उस घर के मैदान में पहुंचा। वो मिनका हाउस किसी आलिशान कैसल से कम नहीं था। एक जमाने में यह घर मुझे गांव का दिल हुआ करता था, पर आज वहां कोई नहीं था। यामातो जैसे ही घर के अंदर पहुंचा, उसे एक बूढ़ी दादी मिली जो यामातो की दादी थी। दादी ने यामातो को हांफते देखकर पूछा, क्या हुआ? इतने हाफ क्यों रहे हो? दादी, बाद में बताऊंगा, पहले मुझे आप ये बताइए कि भाई कहाँ है? दादी के चेहरे पर निराशा छा गई। ट्रेनिंग रूम में। यामातो ने अपनी दादी के गालों को चूमा और वहां से ट्रेनिंग रूम में जा पहुंचा। वहां एक बड़े से लकड़ी के स्टैंड पर एक लड़का जिसकी उम्र करीब 23 साल रही होगी, एक हाथ पर उल्टा खड़ा था। उस स्टैंड के ठीक नीचे एक कटाना सीधी रखी हुई थी। वो लड़का एकदम शांत आंख बंद किए उल्टा खड़ा था। 4 महीने से वो इसी कमरे में था। यामातो ने अपने भाई को ध्यान मुद्रा में देखा तो एकदम से चुप हो गया। यह प्रक्रिया निंजाज में मेडिटेशन करने की सबसे खास तकनीक में से एक थी। जो निंजाज अपनी युद्ध कला सीखने में कंसंट्रेशन नहीं कर पाता था, उसे यह ट्रेनिंग दी जाती थी। अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटकता तो वो घायल हो जाता या मृत्यु के द्वार पर पहुंच जाता। इसलिए यामातो ने भी अपनी सांसें रोक ली थी। तुम इतनी टेंशन में क्यों हो यामातो? यामातो चौंक गया। उसके भाई नियो ने उसे कैसे पहचान लिया कि वो वहां है, जबकि उसकी आंखें बंद थी। आपने मुझे कैसे पहचान लिया भैया कि मैं यहाँ हूँ? तुमने अपनी आवाज को तो खामोश कर लिया, पर तुम अपनी सांसों की रफ्तार और पसीने की बदबू पर कंट्रोल नहीं कर पाए। नियो की आंखें अभी भी बंद थी। यामातो ने अपनी बाह उठाई और उसे सूंघा तो सच में उसमें से बदबू आ रही थी। मैं जान सकता हूँ कि तुमने मेरे ध्यान को तोड़ने की गलती क्यों की। भाई जोरो मिल चुके हैं। रियो ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। नियो ने जब यह सुना तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और अपने हाथों को हल्का सा झटका दिया और हवा में ही 360 डिग्री घूमते हुए जमीन पर लैंड हुआ और सीधा अपने भाई के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। मुझे सही से सब बताओ। कल रात गांव में रॉयल स्क्रोल निंजास को भेजा गया था, जिसमें रेड अलर्ट जारी किया गया है और सभी निंजास हाइड माउंटेन की तरफ जा रहे हैं।
वहाँ तो मास्टर केनन का घर है ना? यामातो ने हाँ में सर हिलाया। ये सुनकर नियो ने तुरंत अपनी शर्ट दीवार की खूंटी से उतार कर पहन लिया। चलो मेरे साथ। सभी निंजाज हाइड माउंटेन पर इकट्ठा हो रहे थे, जो निंजाज का हेडक्वार्टर बेस भी था। वे सभी अपनी यूनिफॉर्म में थे और 10-10 की लाइन में खड़े हुए थे। सभी को इमरजेंसी में यहाँ बुलाया गया था। सभी के मन में बस एक ही सवाल था कि इतनी बड़ी आर्मी को क्यों इकट्ठा किया जा रहा है। उनके मन में जवाब भी पहले से ही था। सभी की नजर कैसल के सामने बने हुए स्टेज पर थी, जहां बीच में एक गोलाकार का कुंड बना हुआ था और उसमें आग की लपटें निकल रही थी। उस पर एक लकड़ी का फट्टा लगा हुआ था जिस पर जापानी में लिखा था शांति के लिए। सभी मास्टर कैनन का इंतजार कर रहे थे, जो 50 वर्षीय निंजा थे। उनका काम यह था कि वो निंजास को हार्ड ट्रेनिंग देकर तैयार करते थे, पर कुछ महीनों से वो इस गांव के नए मुखिया थे और निंजा कमांडर भी। सभी उनसे डरते थे। वो एक अनुशासन प्रिय और गुस्से वाले इंसान थे, पर कुछ महीनों से उनका गुस्सा बढ़ गया था। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग और भी सख्त कर दी थी। सबका मानना था कि उनके बेटे के मरने के बाद उनमें ये बदलाव आए हैं। दूसरी ओर पास ही एक चोटी पर नियो और यामातो दोनों भाई दूर से इन सभी को देख रहे थे। उन्हें वहां तक सब साफ दिखाई दे रहा था। भाई, अगर हमें किसी निंजा ने देख लिया तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। नियो ने अपनी नजरें अभी भी कैसल पर ही जमाई हुई थी। वैसे भी हम जिंदा कहाँ हैं? हमसे सब कुछ पहले ही छीन लिया गया है। बस एक बार हमें यह पता चल जाए कि ज़ोरो कहाँ है तो हम यहाँ से चले जाएंगे। देखो भैया, इजुमी। नियो ने फीमेल निंजास की लाइन में एक लंबे बाल वाली लड़की को देखा, जो बाकी कुनोइची के साथ बात कर रही थी। उसे देख नियो का दिल तेजी से धड़कने लगा था। ये यहाँ क्या कर रही है? ये कब कुनोइची बन गई? कुनोइची महिला शिनोबी को कहा जाता था। तभी कैसल में से एक 50 वर्षीय जवान बाहर आया। दिखने में 6 फीट लंबा और एकदम पहलवानों जैसी सख्त बॉडी, मूछें और सिर के बालों का रंग सफेद था। चेहरे पर एक टेढ़ा निशान था जो उसकी पर्सनालिटी को और खूंखार बना रहा था। वह और कोई नहीं मास्टर केनन थे। वह स्टेज के बीचों बीच आकर खड़े हो गए। तभी एक निंजा डरते हुए उनके पास आया और उन्हें माइक देने लगा, पर मास्टर केनन ने मना कर दिया। कौन निचिवा शिनोबी? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। जानता हूं कि आप सभी के मन में एक सवाल है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। उसका जवाब है ज़ोरो योशिदा। हमारे 900 साल के इतिहास में कई महान निंजास हुए जिन्होंने हमारे क्लैन का नाम रोशन किया, हमारी परंपरा को बनाए रखा, हमारी संस्कृति पर 4 चांद लगाए। जब समुराय सेनगोकू काल में कमजोर पड़े, तब हम निंजास ने गृह युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। हमारे इस महान इतिहास को, हमारी परंपरा को आज एक निंजा खत्म करने पर तुला हुआ है। वो समझता है कि वो सबसे महान निंजा है क्योंकि वो ताकतवर है। वो हमें चुनौती दे रहा है। हमारी जो मान्यता है, धर्म है, उसे वो खत्म करने पर तुला हुआ है। पर अब नहीं, क्योंकि अब हमें ज़ोरो योशिदा के बारे में पता है। वो कलंक भारत में है। हमारे महान निंजा कमांडर रियो लैंग ने उसे ढूंढ लिया है, पर कमांडर लैंग आपकी मदद के बगैर उसे नहीं मार सकते। हमें आप सभी की मदद की जरूरत है। क्या आप हमारी मदद करेंगे उसे मारने में? बिल्कुल करेंगे। वो खुद को ओनर ऑफ डेथ कहकर बुलाता है। हाँ, वो एक काबिल निंजा है, पर वो हमारे समुदाय के नियमों से बढ़कर नहीं है। उसने हमारे मास्टर लैंग की हत्या की, मेरे बेटे केंसो आपके चीफ की हत्या की। उसने हमारे समुदाय के एक नहीं कई नियम तोड़े हैं, पर अब हमें उसे उसकी औकात दिखानी होगी। क्या आप तैयार हैं? हम बिल्कुल तैयार हैं। केनन के चेहरे पर एक मुस्कान थिरक गई। मास्टर केनन निंजाज वर्ल्ड से रिटायर हो चुके थे। उनकी लीगेसी को चीफ केंजो आगे बढ़ा रहे थे, पर टोक्यो की जंग में वो ज़ोरो के हाथों मारे गए। तब केनन ने निंजाज की दुनिया में फिर से कदम रखा। उसने अपनी सेकंड लाइफ सेरेमनी में ज़ोरो का नाम अपने पूरे शरीर पर गुदवाया हुआ था, वो भी पक्की स्याही से, ताकि जब भी वो आईना देखे तो उन्हें याद रहे कि उनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, और वो है ज़ोरो से अपने बेटे केंजो की मौत का बदला लेना। हम कल शाम को जहाज से भारत के लिए रवाना होंगे। आप सभी ठीक 6 बजे बंदरगाह पहुंच जाइएगा। यह सुनकर नियो की आंखों में एक चमक आ गई। तभी उसने देखा कि यामातो कुछ सोच रहा था। क्या हुआ? ज़ोरो योशिदा को मारने के लिए इतने सारे निंजास की जरूरत पड़ेगी? क्या ज़ोरो एक राक्षस है? ज़ोरो योशिदा के लिए राक्षस शब्द भी छोटा है। वो उससे भी कई गुना बड़ा शैतान है।